रुद्राक्ष अपनी गाड़ी में बैठकर पाकी के घर से निकल जाता है, लेकिन न जाने क्यों अभी भी उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो अभी भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि वो जो कर रहा है क्या वो सही है, क्या इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पाकी से शादी करना सही है। वो अपनी गाड़ी मरीन ड्राइव की तरफ मोड़ देता है। मुंबई आने के बाद रुद्राक्ष जब भी किसी उलझन में होता था या उसका मन अशांत होता था तो वो सीधा मरीन ड्राइव पर चला आता था, ना जाने क्यों, लेकिन उसे बहते पानी को देखना बड़ा सुकून देता था। रुद्राक्ष मरीन ड्राइव के पास आकर अपनी गाड़ी रोक देता है। वो वहाँ जाकर उसके किनारे पर बैठ जाता है। वो चुपचाप बस वहाँ से बहते हुए पानी को देख रहा था। अभी लगभग शाम के 5 बज रहे थे। मरीन ड्राइव पर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ज़रूर थे जो अपने में ही बिजी थे। रुद्राक्ष भी शांति से वहाँ बैठकर उस पानी को देख रहा था और मन ही मन में खुद से ही बड़बड़ा भी रहा था। रुद्राक्ष के मन में, क्या मैं जो पाकी के साथ कर रहा हूँ वो सही है? मैं भी तो शायद वही कर रहा हूँ जो राहुल नहीं, लेकिन मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। अगर पाकी की शादी राहुल से हुई तो वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। थोड़े वक्त बाद अगर उसका दिल पाकी से भर गया तो वो उसका भी वही हाल करेगा जो उसने दूसरी लड़कियों का किया है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम है कि जिसे वो अपना परिवार मानती है वो तो बस कुछ रुपयों के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने चले हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो बहुत मासूम है, उसे दुनियादारी की कोई पहचान नहीं है। मुझे उसे इस सब से प्रोटेक्ट करना होगा। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। मुझे पाकी की मासूमियत वापस लानी होगी और वो मैं किसी भी कीमत पर लाकर ही रहूँगा। नहीं, मैं अब समझ चुका हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाता है, आई लव यू पाकी, आई लव यू। तभी रुद्राक्ष को पीछे से कुछ आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो पीछे देखता है। वो देखता है कि वहाँ कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। रुद्राक्ष की आंखें ये देखते ही गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से से उस ओर बढ़ जाता है। रुद्राक्ष की पीठ उन लड़कों की तरफ थी, इसलिए वो लड़के रुद्राक्ष को नहीं देख पा रहे थे। रुद्राक्ष गुस्से से उन लड़कों से बोला, छोड़ दे उसे। एक लड़का बिना रुद्राक्ष की ओर देखे हुए हंसते हुए बोला, क्यों, तेरी बहन लगती है ये? रुद्राक्ष गुस्से से, मेरी नहीं, लेकिन किसी की तो लगती होगी। उन 4 लड़कों में से एक लड़का पीछे मुड़कर रुद्राक्ष को देखता है जो गुस्से में उसे ही घूर रहा था। रुद्राक्ष को देखते ही उस लड़के की आंखें चौड़ी हो जाती है। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगता है। वो उसके पास खड़े लड़के को इशारा करके पीछे देखने के लिए कहता है। अब सब एक एक करके रुद्राक्ष को देखते हैं। अब उन सब का शरीर डर के मारे कांपने लगता है। वो सब पहचान गए थे कि ये कोई और नहीं, रुद्राक्ष ओबरॉय है। वो सब रुद्राक्ष से अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन सभी में से एक लड़के के मुंह से धीरे से निकलता है, रुद्र भाई। जी हाँ, रुद्राक्ष एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ मुंबई का भाई भी था, लेकिन रुद्राक्ष ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। वो सारे अच्छे काम करता था, लेकिन उसके काम करने के तरीके उल्टे थे। वो मासूमों की सुरक्षा करता था तो साथ ही बुराई का अंत भी करता था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि पुलिस वाले बस पैसों पर चलते हैं, इसलिए मुंबई के सारे पुलिस वाले भी रुद्राक्ष से डरते थे। वो सब रुद्राक्ष के आगे खड़े भी नहीं हो पाते थे। रुद्राक्ष आगे बढ़कर उन लड़कों के मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है। वो सारे लड़के कांपते हुए रुद्राक्ष के पैरों में गिर जाते हैं। वो लड़के कांपते हुए बोले, माफ़ कर दीजिए भाई, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। रुद्राक्ष कुछ नहीं कहता, बस उन सबको गुस्से में घूरता रहता है। रुद्राक्ष आगे बढ़कर उस लड़की को अपना ब्लेजर पहना देता है। उन लड़कों ने उस लड़की को छूने की कोशिश की थी, इसलिए उस लड़की की कुर्ते की बाजू हल्की सी फट गई थी। रुद्राक्ष उस लड़की का हाथ पकड़कर उन लड़कों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। रुद्राक्ष गुस्से में उन लड़कों को घूरते हुए उस लड़की से बोला, मारो इन्हें। वो लड़की सवालिया नज़रों से रुद्राक्ष से बोली, जी। रुद्राक्ष उसकी तरफ देखकर, जी नहीं, मारो इन्हें। वो लड़की ये सुनकर रोते हुए जोर जोर से उन लड़कों को मारने लगती है। थोड़ी देर बाद वो लड़के वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष उस लड़की के आंसू साफ करके, क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की रोते हुए बोली, हमारा नाम रुचि है भैया। रुद्राक्ष उसके सिर पर
हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, रुचि, वाह अच्छा नाम है। तुम्हें पता है मेरी भी एक बहन है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, उसका नाम रूही है। अच्छा, वैसे तुम यहाँ अकेले क्या कर रही थी? रुचि बोली, वो हमें जॉब की बहुत ज़रूरत है, लेकिन कोई हमें जॉब नहीं दे रहा, क्योंकि ना तो हमारे पास अभी इतना वर्क एक्सपीरियंस है और ना ही कोई अच्छी डिग्री है। आज भी हम एक जॉब का इंटरव्यू देने गए थे, लेकिन वहाँ भी हमें कोई जॉब नहीं मिली। इसलिए हम थक हार कर थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गए, ताकि थोड़ी देर अकेले आराम से बैठ सके और इन लहरों में थोड़ा सा सुकून पा सके। लेकिन शायद हमारे जीवन में सुकून शब्द है ही नहीं। रुद्राक्ष कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे क्यों सुकून नहीं है? तुमने मुझे भाई कहा है ना? इसलिए एक बात बताता हूँ, यहाँ आओ मेरे साथ। रुद्राक्ष उसे समुद्र के पास ले जाकर वहाँ पड़े एक पत्थर पर बैठा देता है और खुद भी उसके पास पड़े हुए एक पत्थर पर बैठ जाता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है रुचि, जिंदगी में हमें कभी सुकून नहीं मिलता, बल्कि हमें खुद उसे ढूंढना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जॉब क्यों चाहिए? रुचि सिर झुकाए धीरे से। वो दरअसल भैया, यहाँ पड़ोस में एक छोटी सी बस्ती में हमारी माँ और हमारा भाई वेद रहते थे। हमारे पापा जब हम बहुत छोटे थे तभी हमें छोड़कर चले गए थे। माँ पढ़ी लिखी ना होने के कारण लोगों के घर में झाड़ू पोछा और खाना बनाकर हमारा पेट भरती थी। उन्होंने हमें 12th तक पढ़ाया भी है। फिर हम 12th के बाद छोटे बच्चों को ट्यूशन देकर हमारे कॉलेज की पढ़ाई करने लगे, क्योंकि हम माँ पर ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहते थे। लेकिन 1 महीने पहले हमारी माँ हमें और हमारे 15 साल के भाई को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये कहते हुए रुचि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्राक्ष अपने हाथ आगे बढ़ाकर रुचि के आंसू साफ करते हुए कहता है, अच्छा ये बताओ, तुमने अपना कॉलेज कहाँ से किया है? रुचि बोली, हमने यहीं पास ही के जगदीश कॉलेज से बीए किया है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, कौन सी सब्जेक्ट में? रुचि बोली, इंग्लिश लिटरेचर। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसे अपनी कंपनी का कार्ड देते हुए बोला, ठीक है, ये लो, यहाँ कल अपना रिज्यूम दे जाना। वहाँ तुम्हें मेरा मैनेजर ऋषि मिल जाएगा। उसे ये बता देना कि तुम्हें तुम्हारे भाई यानी कि इस कंपनी के मालिक रुद्राक्ष ओबरॉय ने भेजा है। रुचि हैरानी से रुद्राक्ष को देखकर, मतलब आप ही रुद्र भाई है? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरी प्यारी सी बहन, मैं ही रुद्र भाई हूँ, लेकिन तुम मुझे सिर्फ भाई या भैया बोल सकती हो, ओके? रुचि मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच भैया, आप सच में बहुत अच्छे हैं। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे थोड़ा सा कम। रुचि बस मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष रुचि से, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रुचि बोली, रहने दीजिए भैया, आप क्यों खामखा मेरी वजह से तकलीफ ले रहे हैं? रुद्राक्ष बोला, भैया भी कहती हो और तकलीफ देने की बात भी करती हो, दिस इज नॉट फेयर। चलो अब उठो, देर हो रही है। रुचि मुस्कुराते हुए, जी। रुद्राक्ष रुचि को साथ लाकर अपनी मर्सिडीज में बैठ जाता है। रुचि का घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मरीन ड्राइव से रुचि के घर का रास्ता लगभग 15 मिनट का था। रुद्राक्ष रुचि को ये बता देता है कि वो उसे कल ऑफिस में नहीं मिलेगा, तो वो उसके मैनेजर ऋषि से ही मिल ले और सारा काम समझ ले। रुचि भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। रुचि एक मासूम और प्यारी सी लड़की थी। वो रुद्राक्ष का अपनापन देखकर उसके साथ बहुत जल्द घुल मिल गई थी। रुद्राक्ष भी उसे उसके घर छोड़कर अपने बंगले के लिए निकल जाता है। आज वो बहुत खुश था, आखिर उसे एक बहन जो मिल गई थी, और तो और कल उसे फाइनली उसका प्यार, उसकी पाकी मिलने वाली थी। रुद्राक्ष ऋषि को फ़ोन करके बता देता है कि कल उसकी बहन यानी कि रुचि वहाँ आएगी, तो वो उसे कोई अच्छी सी जॉब दे दे और उसे अच्छे से काम भी समझा दे। ऋषि भी हाँ बोलकर फ़ोन रख देता है। रुद्राक्ष रुचि को उसके घर छोड़कर खुद के घर आ जाता है। रुद्राक्ष जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है, उसे वहीं सोफे पर रूही, आर्यन और कशिश बैठे मिल जाते हैं। कशिश आर्यन को तंग कर रही थी। वो उसके गले में लटक कर उसके बाल खींच रही थी और रूही उसे इस तरह से देखकर हंस रही थी। आर्यन परेशान सा वहाँ बैठकर कशिश को मनाने की कोशिश कर रहा था। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उन सबके पास आ जाता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है यहाँ?
कशिश रुद्राक्ष को देखते ही खुश होते हुए आर्यन को छोड़कर उसके गले लग जाती है। कशिश मासूम सा चेहरा बनाकर, डैडी आप आ गए। रुद्राक्ष उसके गाल चूमकर, यस मेरा बच्चा, आपके डैडी आ गए। कशिश मासूमियत से बोली, मैंने आपको बहुत मिस किया। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, आपके डैडी ने भी आपको बहुत मिस किया मेरी प्यारी सी प्रिंसेस। वैसे ये बताइए प्रिंसेस, ये यहाँ पर मेरे आने से पहले क्या हो रहा था? आप क्यों अपने चाचू को परेशान कर रही थी? रूही मुस्कुराते हुए बोली, आपकी प्रिंसेस आर्यन से चॉकलेट की जिद कर रही थी। कल ही इसने 4 चॉकलेट खाई थी। रोज़ रोज़ इस तरह से चॉकलेट खाना इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है भाई। जब आर्यन ने इसे चॉकलेट के लिए मना किया तो वो इनके ऊपर चढ़ गई और इन्हें परेशान करने लगी। अब आप ही अपनी प्रिंसेस को समझाइए, क्योंकि ये हमारी बात तो सुनने से रही। रुद्राक्ष कशिश को देखकर प्यार से बोला, प्रिंसेस बुआ सही बोल रही है बच्चे, रोज़ रोज़ इस तरह से चॉकलेट खाना अच्छा नहीं है बेटा। कशिश मासूमियत से बोली, सॉरी डैडी। रुद्राक्ष उसे नीचे बिठाते हुए बोला, इट्स ओके बेटा, चलो अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम सब साथ में खाना खाएंगे, ओके। कशिश मुस्कुराते हुए, ओके डैडी। रुद्राक्ष चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। कशिश आर्यन को देखकर धीरे से बोली, सॉरी चाचू। आर्यन उसे अपनी गोद में बैठाकर उसके गाल पर किस करके बोला, कोई बात नहीं प्रिंसेस, लेकिन कल हम पक्का पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। कशिश खुश होते हुए, सच? आर्यन उसके गाल खींचते हुए, क्यों रूही सही कहा ना? लेकिन रूही कुछ नहीं कहती। आर्यन की नज़र अब रूही पर पड़ती है, जो बस प्यार से कब से उसे ही देखे जा रही थी। रूही को खुद इस बात की खबर नहीं थी कि वो कब से उसे ही देखे जा रही थी। आर्यन उसे ऐसे देख मुस्कुरा देता है। आर्यन रूही को कई बार आवाज़ लगाता है, लेकिन रूही को तो कोई होश ही नहीं था। कशिश आर्यन की गोद से उतरकर रूही को हिलाते हुए कहती है, बुआ कहाँ खो गई? रूही झेपते हुए बोली, हाँ क्या? कशिश अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए बोली, आप कहाँ खो गई थी? और इतनी देर से आप मुझे और चाचू को क्यों नहीं देख रही थी? आर्यन को ये सुनकर हंसी आ जाती है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगता है। रूही हिचकिचाते हुए बोली, मैंने कोई तुम्हारे चाचू को नहीं देखा, समझी तुम दादी अम्मा, ज़्यादा बातें करना बंद करो। आर्यन हंसते हुए बोला, वो सही तो बोल रही है रूही, इसमें गलत क्या है? तुम मुझे देख रही थी, मैंने खुद देखा है। रूही अपना सिर झुकाए धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राक्ष सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, क्या बातें हो रही है? रूही अब चैन की सांस लेती है, लेकिन उससे पहले ही पीहू बोल पड़ी, वो बुआ चाचू को। रूही उसके मुंह पर हाथ रखकर, तू चुप कर दादी अम्मा, चल कर खाना खाते हैं, ज़्यादा बातें मत बना, चलिए भाई खाना खाते हैं। रूही कशिश को गोद में उठाकर अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। आर्यन को रूही का ऐसा बर्ताव देखकर हंसी आ जाती है और वो जोर से हंस देता है। रुद्राक्ष उसे ऐसे हंसते देख पूछता है, क्या हुआ, कहीं पागल तो नहीं हो गया ना तू? आर्यन हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, चल खाना खाते हैं। रुद्राक्ष आगे बढ़ते हुए बोला, चल। वो दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रुद्राक्ष अपने हाथों से कशिश को खाना खिलाता है। कशिश अब आर्यन रूही वाली बात भूलकर रुद्राक्ष के हाथ से इधर उधर की बातें करते हुए खाना खा रही थी और रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसकी उटपटांग सी बातों का जवाब दे रहा था। रूही शांति से बिना कुछ बोले खाना खा रही थी। आर्यन भी खाना खाते हुए रूही के बर्ताव के बारे में सोचकर बस मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद रूही और कशिश खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। रुद्राक्ष आर्यन को रुचि के बारे में बता देता है। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, तू चिंता मत कर, वैसे भी ऋषि की पीए की पोस्ट खाली है तो हम रुचि को वही जॉब दे देंगे। रुद्राक्ष खुश होते हुए बोला, हाँ ये ठीक रहेगा और उसे सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कोई ठेस नहीं पहुँचेगी। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं कल ऋषि से बात कर लूँगा। रुद्राक्ष थोड़ा सा सीरियस होते हुए आर्यन से बोला, अच्छा सुन, मुझे तुझे कुछ ज़रूरी बात बतानी है। आर्यन रुद्राक्ष को ऐसे सीरियस देखकर समझ जाता है कि ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए अभी वो भी सीधा होकर बैठ जाता है और रुद्राक्ष को गौर से सुनने लगता है। हाँ बोल, क्या बात है? रुद्राक्ष एक गहरी सांस छोड़कर आर्यन को पाखी के बारे में सब बता देता है।
आर्यन बिना कुछ कहे ही रुद्राक्ष की बातों को गौर से सुनते रहता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे पाकी के बारे में बता रहा था, वैसे वैसे ही आर्यन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। रुद्राक्ष जब देखता है कि आर्यन उसकी बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोल रहा, तो वो उस पर चिढ़ते हुए कहता है, यार कुछ तो बोल। आर्यन चौंक कर उसे मारते हुए, क्या मतलब साले, तू कल शादी कर रहा है और मुझे आज बता रहा है? अरे एक काम करना था ना, मुझे आज क्यों बताया? जब तेरे बच्चे हो जाते तभी बताना था ना। रुद्राक्ष उसे अपने ऊपर से हटाते हुए, चुप कर यार, ज़्यादा परेशान मत कर। एक तो मैं वैसे ही पहले से ही बहुत परेशान हूँ। क्या पता मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं। आर्यन उसके गले लगकर, तू बिल्कुल सही कर रहा है मेरी जान, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ, समझा? चल अब चलकर सोते हैं। और हाँ, कल मैं तेरे साथ कोर्ट चलूँगा। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, गुड नाइट। आर्यन अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए, गुड नाइट भाई। रुद्राक्ष को आर्यन से बात शेयर करके बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो भी अपने कमरे में जाकर बाकी के बारे में सोचते हुए सो जाता है। सुबह के 7 बज रहे थे। रुद्राक्ष कशिश को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। रूही भी कशिश का और अपना बैग उठाए मुस्कुराते हुए उन दोनों के साथ ही नीचे आ रही थी। आर्यन पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठकर उन तीनों का इंतजार कर रहा था। रुद्राक्ष आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए आर्यन से बोला, गुड मॉर्निंग भाई। आर्यन मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग ब्रो। आर्यन कशिश के गाल खींचते हुए, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। कशिश मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग चाचू। रूही आर्यन से, गुड मॉर्निंग। आर्यन बिना रूही की तरफ देखे ही, गुड मॉर्निंग। रूही को आर्यन का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगा, लेकिन रुद्राक्ष के होते हुए वो उसे कुछ कह भी नहीं पाती, इसलिए वो चुपचाप आकर चेयर पर बैठ जाती है। वहाँ पर काम करने वाली श्यामा काकी आकर सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। रुद्राक्ष कशिश को अपने हाथ से नाश्ता करवाता है। नाश्ता करने के बाद सभी एक ही कार में निकल जाते हैं। रुद्राक्ष पहले रूही को उसके कॉलेज और फिर कशिश को उसके स्कूल छोड़कर बाकी के घर के लिए निकल जाता है। वो दोनों सबसे पहले काव्या के घर जाते हैं। रुद्राक्ष कमला जी के पाँव छूकर बोला, गुड मॉर्निंग आंटी। कमला जी उसे आशीर्वाद देते हुए, गुड मॉर्निंग बेटा। आर्यन भी वहीं पास में खड़ा होकर चुपचाप सब देख रहा था। कमला जी रुद्राक्ष से आर्यन के बारे में पूछती है, बेटा ये? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरे बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर है, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, ये बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। कमला जी मुस्कुराते हुए आर्यन से बोली, नमस्ते बेटा। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते आंटी। काव्या आते हुए रुद्राक्ष से बोली, सारी तैयारियां हो गई है न जीजू? रुद्राक्ष के दिल में जीजू सुनकर बड़ी अजीब सी गुदगुदी होती है, लेकिन फिर वो काव्या को देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। काव्या आर्यन को देखकर बोली, आप आर्यन है ना? आर्यन खन्ना राइट? आर्यन अपने बालों में हाथ घुमाकर, जी। काव्या मुस्कुराते हुए, ओके। काव्या रुद्राक्ष से बोली, टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। रुद्राक्ष बोला, जी चलिए। रुद्राक्ष, काव्या, कमला जी और आर्यन चारों पाकी के घर की ओर बढ़ जाते हैं। रुद्राक्ष जाकर डोरबेल बजाता है। अंदर से मोहन आकर दरवाज़ा खोलता है। मोहन रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन रुद्राक्ष उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही अंदर आ जाता है। मोहन रुद्राक्ष के साथ काव्या और कमला जी को देखकर काफ़ी हैरान होता है, लेकिन वहाँ रुद्राक्ष के होते हुए वो उनसे कुछ पूछ भी नहीं पाता। वो चारों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। मोहन अंदर जाकर मीना को पाकी को लाने को कहता है। पाकी ने आज डार्क ब्लड रेड कलर का सूट पहना था, जिसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। रुद्राक्ष पाकी को देखकर मुस्कुरा देता है। काव्या उठकर पाकी को अपने साथ ले आती है। पाकी भी काव्या को वहाँ देखकर काफ़ी हैरान होती है। वो धीरे से उससे पूछती है, तू यहाँ क्या कर रही है? काव्या मुस्कुराते हुए बोली, तेरी शादी है, मैं कैसे ना आती? पाकी बिना किसी भाव के जबरदस्ती की शादी। काव्या बोली, देख पाकी, हमने रुद्राक्ष के बारे में बहुत सुना है, वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि तेरी शादी उस राहुल मल्होत्रा से नहीं हो रही है, वरना तू तो बहुत अच्छे से जानती है ना कि तेरे भैया और भाभी ने पैसों के लिए तेरी शादी उस राहुल से तय कर दी थी। रुद्राक्ष बहुत अच्छे हैं,
वो तुझे बहुत खुश रखेंगे। पाकी कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद सब कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर रुद्राक्ष ने पहले ही सब इंतजाम करवा रखे थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। रुद्राक्ष की तरफ से आर्यन और काव्या साइन कर देते हैं और पाकी की तरफ से मोहन और मीना। शादी होते ही रुद्राक्ष के कहे मुताबिक मोहन के खाते में 50 लाख आ जाते हैं। मोहन अपने फ़ोन पर आया मैसेज देखकर समझ जाता है कि ये पैसे रुद्राक्ष ने ही उसके अकाउंट में डलवाए हैं। वो मीना को इशारा कर देता है कि पैसे आ गए हैं। मोहन और मीना टैक्सी लेकर घर चले जाते हैं। रुद्राक्ष भी पहले कमला जी और काव्या को उनके घर छोड़कर पाकी और आर्यन के साथ अपने घर के लिए निकल जाता है। पाकी बिना किसी भाव के चुपचाप से बाहर देख रही थी। उसका मन अशांत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। रुद्राक्ष आगे लगे कांच से प्यार से पाकी के खूबसूरत मुखड़े को निहार रहा था। आर्यन चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब कोई कुछ नहीं बोलता तो आर्यन मुस्कुराते हुए पाकी से कहता है, भाभी जी। पाकी ये सुनकर हैरानी से आर्यन को देखने लगती है। जी। आर्यन उसे इतना हैरान देखकर उससे पूछता है, मैं आपको भाभी जी बोल सकता हूँ ना? अब आपकी और रुद्राक्ष की शादी हो गई है तो मुझे आपका नाम रिस्पेक्ट से लेना होगा ना? पाकी बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसे आर्यन का स्वभाव काफ़ी पसंद आता है। वो भी अब धीरे धीरे आर्यन के साथ सहज हो गई थी। वो मुस्कुराते हुए आर्यन के सारे सवालों का जवाब दे रही थी। आर्यन पूरे रास्ते पाकी से बातें करते हुए आ रहा था। रुद्राक्ष चुपचाप आगे लगे कांच से मुस्कुराती हुई पाकी को देख रहा था। ना जाने क्यों, लेकिन पाकी को मुस्कुराते देख रुद्राक्ष के दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। ऐसे ही उन तीनों का सफ़र कट जाता है। आर्यन मुस्कुराते हुए चुपचाप गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रुद्राक्ष भी गाड़ी से बाहर निकलकर पाकी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन जब काफ़ी देर तक पाकी गाड़ी से बाहर नहीं आती तो वो आगे बढ़कर गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोल देता है। रुद्राक्ष अंदर झांकते हुए पाकी से कहता है, घर आ गया है, आप बाहर आ सकती है। पाकी कुछ नहीं कहती तो रुद्राक्ष अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। पाकी 2 मिनट तक तो रुद्राक्ष के हाथ को देखती रहती है, लेकिन फिर वो उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। ना जाने क्यों उन दोनों के शरीर में एक दूजे की छुअन से एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती है। रुद्राक्ष पाकी को गाड़ी से नीचे उतारकर उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। रुद्राक्ष के बंगले को देखकर पाकी की आंखें चौड़ी हो जाती है। रुद्राक्ष का बंगला सच में काफ़ी खूबसूरत था, बिल्कुल किसी महल की तरह। और अब पाकी उस महल की रानी थी। वो दोनों जैसे ही दरवाजे पर आते हैं उन्हें वहाँ श्यामा काकी मिल जाती है। श्यामा काकी पहले उन दोनों की आरती करती है, फिर वो पाकी को वहाँ से रखे चावल के कलश को लात मारकर अंदर आने को कहती है। पाकी भी चुपचाप श्यामा काकी के कहे अनुसार रस्में निभा रही थी। बाहर शोर सुनकर रूही और कशिश भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। रुद्राक्ष के साथ किसी लड़की को देखकर वो दोनों हैरान हो जाती है। कशिश आकर रुद्राक्ष की गोद में चढ़ जाती है। ये कौन है डैडी? कशिश के मुंह से डैडी सुनकर पाकी हैरानी से उसे देखने लगती है। आर्यन पाकी की आंखों में वो बेचैनी देखकर समझ जाता है कि पाकी के मन में क्या चल रहा है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ये आपकी मम्मा है। कशिश खुश होते हुए बोली, सच में? कशिश रुद्राक्ष की गोद से उतरकर पाकी की गोद में चढ़ जाती है। कशिश मासूमियत से पाकी से बोली, आप सच में मेरी मम्मा हो? पाकी कुछ नहीं बोल पाती। उसे तो खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो कभी कशिश को तो कभी रुद्राक्ष को देख रही थी। रूही आगे आकर रुद्राक्ष से बोली, भैया आपने शादी कर ली है? रुद्राक्ष हाँ में अपना सिर हिला देता है। रूही पाकी को देखकर मुस्कुराते हुए उसके गले लगकर, वेलकम टू दी फैमिली भाभी। पाकी बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष आर्यन को कुछ इशारा करके कशिश को अपनी गोद में उठाकर ऊपर चला जाता है। आर्यन पाकी से बोला, आप यही सोच रही है ना कि वो बच्ची कौन है और वो रुद्राक्ष को डैडी क्यों बोल रही है? पाकी बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो आर्यन बोला, वो रुद्राक्ष के बड़े भाई अक्षय की बेटी है। आइए बैठिए, सब बताता हूँ। पाकी, आर्यन और रूही तीनों वहीं बैठ जाते हैं। आर्यन पाकी को सब बताने लगता है। पाकी बड़े ध्यान से आर्यन को सुन रही थी।
आर्यन बोला, मेरे पापा और रुद्राक्ष के पापा बचपन के दोस्त थे। रुद्राक्ष की मम्मी जब रुद्राक्ष 10 साल का था तभी कैंसर के कारण उन्हें छोड़कर चली गई थी। रूही भी उस वक्त बहुत छोटी थी। अक्षय भैया हम सब से 10 साल बड़े थे। उनकी शादी पहले हो गई, फिर भाभी आई। रुद्राक्ष के पापा यानी कि विनोद ओबरॉय, वो एक गवर्नमेंट अधिकारी थे। एक हादसे के कारण वो भी हम सबको छोड़कर चले गए। उस वक्त रुद्राक्ष लगभग 15 साल का था। फिर थोड़े दिन बाद हम सबकी ज़िंदगी में कशिश आई। भगवान को उस वक्त भी हमारी खुशियाँ रास नहीं आई और उन्होंने एक कार एक्सीडेंट में हमसे भैया और भाभी को छीन लिया। उस वक्त कशिश 2 महीने की थी। रुद्राक्ष नहीं चाहता था कि कशिश को बाप की कमी महसूस हो, इसलिए वो कशिश का चाचा नहीं बल्कि पिता बनकर उसे पाल रहा है। उसकी जान बसती है उसमें। पाकी को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो खुद इस दुख से गुजर चुकी थी। थोड़े टाइम बाद रुद्राक्ष भी कशिश को अपनी गोद में उठाए नीचे आ जाता है। पाकी देखती है कि कशिश किस तरह से रुद्राक्ष के गले लगकर उससे बातें कर रही है। उस वक्त कशिश और रुद्राक्ष के चेहरे पर जो मासूमियत थी, उसे देखकर कोई भी ये बता सकता था कि दोनों के बीच में कितना प्यार है। कशिश मुस्कुराते हुए आकर पाकी की गोद में चढ़ जाती है। पाकी भी मुस्कुराते हुए उसके गाल चूम लेती है। पाकी मुस्कुराते हुए कशिश से, आपका नाम क्या है बच्चे? कशिश बोली, मेरा नाम कशिश है, लेकिन घर में सब मुझे प्यार से प्रिंसेस बुलाते हैं। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, ओके, तो आज से हम भी आपको प्रिंसेस कहकर बुलाएंगे। कशिश मासूमियत से बोली, और मैं आपको मम्मा बोल सकती हूँ ना? पाकी उसके गाल खींचते हुए प्यार से बोली, हाँ प्रिंसेस, आप हमें मम्मा बोल सकती है। कशिश खुश होते हुए बोली, सच्ची? पाकी मुस्कुराते हुए बोली, मुच्छी। कशिश खुश होते हुए, ये अब मुझे मम्मा भी मिल गई है। रुद्राक्ष पाकी की बात सुनकर काफ़ी खुश होता है। उसके दिल में ये सुनकर पाकी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। अब वो अपने फैसले पर बहुत खुश था। उसे अब समझ आ गया था कि उसका पाकी से शादी करने का फैसला बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे के पार्ट्स देखने हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।